गुड इवनिंग। आज का जो हमारा डेमो क्लास है वो क्लास जेमिनी का है। ये जेमिनी कैसे हेल्प कर सकती है आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहां कंफ्यूज होना बंद हो जाएंगे। बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। हमारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए चला जाएगा। देखिए, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन आपके पास सामने आई है। रिकॉर्डिंग इज ऑन, यस। देखिए, इसमें बड़ी अच्छी चीज होती है। सिंपल सी टेक्निक्स होती हैं जो हमको बहुत इजीली कुंडली को एनालाइज करने के अंदर मदद करती है। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर कारक लिए जाते हैं। कारक कितने होते हैं? देयर आर 7 कारक। कौन कौन से? आत्म कारक, अमात्य कारक, भात्र कारक, मात्र कारक, पुत्र कारक, दारा कारक एंड ज्ञाति कारक। एक तो ये कारक होते हैं। इसमें जो कारक होता है, सबसे खराब जो कारक होता है, सॉरी, ज्ञाति कारक पहले आता है, दारा कारक बाद में आता है। जो ये ज्ञाति कारक होता है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएटर होता है। प्रॉब्लम क्रिएटर कैसे प्रॉब्लम क्रिएटर होगा? ज्ञाति कारक किसी के साथ भी बैठ जाए। अमात्य कारक हमारा प्रोफेशन होता है। आत्म कारक जो है हमारे जीवन में मान प्रतिष्ठा वगैरह होता है। ठीक है। भात्र कारक भाइयों से, मात्र कारक माता से संबंध, पुत्र कारक पुत्र से संबंध। ज्ञाति कारक किसी से भी संबंध बना ले, वहां परेशानी उसने देनी ही देनी है। अब ये कैसे डिसाइड होते हैं सारे कारक? ये डिग्री से डिसाइड होते हैं। किससे डिसाइड होंगे? डिग्री से। जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होगा, मान लीजिए हमने कहा हमारा 27 डिग्री का, अभी मैं चार्ट लगा के दिखाता भी हूं, थोड़ा सा एक चीज समझ आ जाए। अमात्य कारक जो है, मान लीजिए उससे कम डिग्री का है। मान लीजिए ये उससे कम डिग्री का है, ये उससे कम डिग्री का है, ये उससे कम डिग्री का है, और ये कम डिग्री का है। और दारा कारक जो है 9 डिग्री का। दारा कारक जो होता है ना, हमारे स्पाउस से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड होता है। मैरिज से अगर आपका दारा कारक के साथ ज्ञाति कारक बैठा हुआ है तो मैरिज में दिक्कत है। सिंपल सा एक झटके में पता लग जाता है हमको। हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। किस तरीके से इसको अच्छे से पढ़ना है, मैं कम से कम 2 बारी क्लास में बताता हूँ। अब ये हमने ज्ञाति कारक लिया। ज्ञाति कारक से बहुत सारी प्रेडिक्शन इजीली हो जाती है। मान लो आपका कोई भी 10th लॉर्ड है, उसके साथ देखिए मेरा ज्ञाति कारक प्लैनेट तो नहीं बैठा, दिक्कत देगा ही देगा। जबकि वैदिक से वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहां से वो दिखाई दे जाएगा। ठीक है। फिर आता हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। ये जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। आप अपनी कुंडली में चेक कर लो अभी खोल के, आपको पता लग जाएगा मेरा जीवन कहां घूम रहा है। और ये सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट आया। ये आपकी परेशानी का हिस्सा है, फिर भी आप इससे जुड़े हैं। लोएस्ट डिग्री आपकी परेशानी का हिस्सा है, फिर भी जुड़े हुए हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। जबकि दारा कारक का ऐसा कोई रोल नहीं होता, एक अलग एडवांस कॉन्सेप्ट है। आप चेक कर सकते हैं अभी के अभी। मेरा कहने का अर्थ ये है। अब आते हैं कुंडली के ऊपर। कुंडली से आपको दिखाते हैं कहां हमें लिखा हुआ मिल जाता है। आप देखिए, यहां देखिए, आराम से आपको लिखा हुआ ये मिलेगा। ये रहा, मात्र कारक, आत्म कारक, दारा कारक, पुत्र कारक, ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं निकालना। हमारे को सबसे पहले ये सीक्वेंस दिख गई, हमने इस सीक्वेंस को समझ लिया। पहली 1-2 बार में दिक्कत होती है सीक्वेंस समझने में और उसको फॉलो अप करने में, लेकिन धीरे धीरे ये सीक्वेंस अच्छे से समझ आ जाती है। बहुत इजी है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, नीचे करता हूं। जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होगा, हाईएस्ट डिग्री इसमें जैसे कौन है हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, इसको जूम करना भी होता है क्या? में देखते हैं, 21, 12, 22 हाईएस्ट आत्मकारक ये रहा आपका।
लाइट पड़ रहा है क्या? माते का ये आ गया, एक सेकेंड रुकिएगा। 11 डिग्री ये रहे, 10 डिग्री, 15 डिग्री, ये आ गए डिग्री के अंदर। ठीक है, अब ये हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट हमको नमांशा कुंडली में देखना होता है, D9 में जिस राशि में बैठा होता है उस राशि को कहते हैं कारकाश लग्ना। क्या कहते हैं? कारकाश लग्ना। कारकाश लग्ना मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, कुंडली से आप अभी कंफ्यूज कुछ लोग हो सकते हैं, मेरे को ये डाउट है, मैं सोच रहा हूं उसी चीज को लिया जाए, क्योंकि कुछ अगर कंफ्यूज हो गए तो मेरा पढ़ाना भी बेकार चला जाएगा, मेरा पढ़ाना भी बेकार चला जाएगा। एक सेकंड रुकिए, मैं एक और कुंडली ले लेता हूं और आपको अच्छे से बताता हूं। आ गया, चार्ट आ गया, ये हमारा D1 है, ये D9 है चार्ट हमारा। मान लीजिए हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट कोई भी मान लीजिए किसी का शुक्र निकल आया और शुक्र है कुंडली में 26 डिग्री का, ठीक है, 26 डिग्री का। अब ये शुक्र देखिए, आपकी कुंडली का शुक्र जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट था वो D9 में कहां बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है? मान लीजिए वो धनु राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, तो ये जो धनु राशि है ये राशि आपकी कारकाश लगन बन गई, कारकाश लगन बन गई, सिंपल। अब ये जो राशि कारकाश लगन बन गई, मान लीजिए किसी का जो है टॉरस लगना था, ठीक है, टॉरस लगना था और ये राशि अष्टम में पड़ रही है, तो ये वाली राशि को हम यहां पर लगन में ले आएंगे, आराम से लगन के अंदर रख देंगे इस राशि को, और यहां से लगन बना के कारकाश कुंडली पढ़ी जाती है आराम से। यहां तक आप सीख गए, सब लोगों को आ गया ये। फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आपका कोई भी लगन हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने चार्ट में अभी देखो डिग्री वाइज कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा है और वो नवमांश में किस साइन में बैठा है, यानी किस राशि के अंदर हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट बैठा है। हमने कहा हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जो है वो मेरा धनु में बैठा है, तो धनु राशि जो होगी उसको कहेंगे कारकाश लगन। अब इस धनु राशि को हम लगन बना देंगे, लगन बना करके धनु राशि को, कोई भी लगन है उससे हम लोग कुंडली को पढ़ेंगे। ये धनु राशि आ गई, ठीक है, शुक्र यहां आ गया, ये हमारा कारकाश लगन बन गया। बहुत इजी हो गया, 1 मिनट में बन गया। इससे बहुत अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस होती हैं, इतनी जबरदस्त जिसका कोई कहना नहीं है। हमको कुछ चीजें नहीं दिखती, मैं इसे कहता हूं वेदिक का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये वेदिक का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब आप देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे, और मैं उसको कैसे बताता हूं, आप ध्यान से देखते जाइए। एक सेकंड, D1 D9, ठीक है, हमने यहाँ पर धनु राशि ली थी, शुक्र यहाँ बिठाया, ये कारकाश लगन बन गया। अब होता क्या है कि जो कारकाश लगन बना है उसके त्रिकोण में और 11th हाउस में देखिए क्या राजयोग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं, तो किस तरह के राजयोग हमारे बन रहे हैं और क्या लाभ देंगे हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्लास का विषय मैं क्लास में अच्छे से पढ़ाऊंगा, जब तक 2 बार ही नहीं समझ में आए तीसरी बार भी पढ़ाना होता। कुछ लोग मेरे पास स्लो लर्नर भी आते हैं, मैं उनको ये प्रिविलेज देता हूं कि भाई साहब अगली बार आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको स्लो लर्नर है तो, या आपका कोई फिर भी डाउट रह गया है तब भी आप जो है आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। अब हो गया, ये हमारा कारकाश लगन बन गया, इससे हमने राजयोग, अच्छे योग, बुरे योग सब देख लिए। अब दूसरी चीज सिखाता हूं D1 से। D1 में मान लीजिए किसी का, अभी आप अपनी कुंडली खोल के देखिए, अभी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अब आप मान लीजिए किसी का शुक्र जो है छठे घर में बैठा, आपने देखा साहब कुंडली तो खराब है, कुंडली तो मजेदार नहीं है,
तो कमजोर होगी। लेकिन यहां पर हम कहते हैं आरूढ़ लगना। आरूढ़ लगना इवन जो है लोग अपना नाड़ी में भी इस्तेमाल करते हुए देखा मैंने। आरूढ़ लगना, आरूढ़ लगना का मतलब होता है जहां लग्नेश बैठा है। आरूढ़ लगना का दूसरा नाम होता है पद लगना, पद लगन भी बोलते हैं इसको। अब मान लीजिए जुपिटर यहां बैठा है, ठीक है जी, जुपिटर बैठा है यहां पे। आपने लगन से गिनना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, छठे घर में बैठा है लगन से। अब 6 ही आगे चलना है, 1 2 3 4 5 और 6। आपका आरूढ़ लगन क्या बना? मीन राशि। हमने यहां पे रख दिया मीन राशि को एज ए लगन, उसमें बृहस्पति बैठा है। ठीक है जी। आरूढ़ लगन के अंदर बृहस्पति बैठा है अपनी राशि का, तो ये राजयोग दे करके रहेगा। अब मान लेते हैं फॉर द टाइमिंग, एक सेकंड के लिए आपको समझाने के लिए, 4 नंबर राशि आ जाती और बृहस्पति बैठता, एग्जॉल्टेड हो जाता। तो एग्जॉल्टेड का मतलब है कि जातक ने उच्च कुल के परिवार में जन्म लिया है और लाइफ में धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाएगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी हर चीज उसको मिलती चली जाएगी, इजी टू एसेस हो गया। लेकिन हम वैदिक से देख रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। तो जो कंफ्यूजन है वो आपका जेमिनी इजीली दूर कर देता है। ठीक है, और मैं इसको ये कहता हूं कि वेदिक का ज्ञान होना चाहिए। इसे एज ए हेल्पिंग टूल यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। हेल्पिंग टूल, हमें तो लगा कि ये ऐसा है और ऐसा है, लेकिन ये क्या है? ये HCF है, HCF, SCF है वेदिक का। बहुत सारी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और अच्छी सी चीज पर बताते हैं। मान लो यही बृहस्पति अपनी राशि का राजयोग दे रहा है, उच्च का है तो राजयोग दे रहा है। अगर मान लीजिए इस बृहस्पति को मैं ये कह देता हूं कि ये नीच का हो गया, आरूढ़ लगन हमारा 10 नंबर आ गया आरूढ़ लगन, तो जातक जो है एक गरीब घराने में पैदा हुआ। आप सटीक भविष्यवाणी दे सकते हैं। एक पुअर फैमिली में बेचारा पैदा हुआ और जिंदगी भर संघर्ष करना उसने। और मान लीजिए वो कुंडली में योगा के अनुसार एक पोस्ट भी पा गया, एक अच्छी जगह भी पहुंच गया, परंतु वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, डाउनफॉल देगा, क्योंकि आरूढ़ लगना में ग्रह नीच का होके बैठा है। ठीक है, आरूढ़ लगना से, एक सेकेंड, ये हमारा आरूढ़ लगना बना जो हमने 12 नंबर यहां लिखा था, और बृहस्पति। अब आरूढ़ लगना से 11th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी का चंद्रमा बैठा है 11th हाउस में, तो इसका क्या मतलब है? चंद्रमा जो होता है माता का कारक होता है, चंद्रमा सोसाइटी का भी कारक होता है। तो जातक को अपनी माता से और समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर मान लो चंद्रमा की जगह मैं सूर्य बिठा दूं तो जातक को सरकार से और पिता से लाभ प्राप्त होगा। मंगल बिठा दें तो भाई से प्राप्त होगा। ऐसे बहुत सारे अच्छे सीक्रेट योगा हैं। किसी की गलती से आपको जीवन में लाभ प्राप्त होगा, ये 11th हाउस बताता है हमें आरूढ़ लगना से। आरूढ़ लगना से, ठीक है, आरूढ़ लगना से हमें बहुत कुछ पता लग जाता है। आरूढ़ लगना हमारा जो है वो जो है पैसे की पोजीशन बहुत अच्छी बताता है। एक तो आरूढ़ लगना खुद कहाँ है, और आरूढ़ लगना से 11th हाउस में ग्रह कहाँ है, ये चीज हो जाती है। ठीक, अब मैं एक और अच्छी चीज बताता हूं आपको। D1 चार्ट के अंदर मान लीजिए किसी का ये कोई लगन बना लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तो मान लीजिए हमने शनि यहां बिठाया और बृहस्पति यहां बिठाया। अब यहाँ पे कोई दृष्टि संबंध नहीं है इन दोनों का,
जेमिनी कहती है राशि दृष्टि होती है। राशि दृष्टि कैसे? चर राशि जो है स्थिर को देखती है, स्थिर राशि चर को देखती है, और द्विस्वभाव राशि को देखती है। अब ये शनि जो है बृहस्पति को देख रहा है, बृहस्पति शनि को देख रहा है। सो वन ऑफ द बेस्ट राजयोग इन द जेमिनी इटसेल्फ। द्विस्वभाव राशि दूसरी द्विस्वभाव राशि को देख रही है। राशि देख रही है ना, तो उसमें बैठा ग्रह भी देख रहा है दूसरे ग्रह को। हमें यहां ऐसे नहीं दिखा कि भी ये अच्छा योग है या नहीं है, क्योंकि देख नहीं रहे, विधि से भी नहीं देख रहे और नाड़ी से भी नहीं देख रहे। ना तो ये नाड़ी से देख रहे हैं, ना वेदी से देख रहे हैं, पर जेमिनी से देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा राजयोग बनता है इससे। अब मान लीजिए किसी का, हमने कहा मंगल यहां बैठा है, ठीक है। अब मंगल किस राशि में है? स्थिर राशि में है। को कहां देखेगा? चर राशि में। यहाँ कोई ग्रह बिठा देते हैं, मान लीजिए चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा को देख रहा है। अब मान लीजिए चर राशि में हमने यहाँ पर बुध बिठा दिया, और स्थिर राशि में बैठे ग्रह को देखेगा। स्थिर राशि में मान लीजिए शुक्र बैठा है, तो बुध की दृष्टि शुक्र पर है। ये ऐसी दृष्टियां, ऐसी चीजें हैं जो हमें विजिबल नहीं है, ये जेमिनी हमें वो विजिबिलिटी प्रदान कर देती है। इंटरप्रिटेशन करने में बहुत इजी हो जाता है। मैं चार्ट भी लगा करके खूब अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि ये तो डेमो है, एक आपसे इंटरेक्शन है। जितना कुछ अच्छा सा मैं बता पा रहा हूं, मैं आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। परंतु मैं जो है किसी एक स्टूडेंट का चार्ट ले लूंगा, अगर वो कहेंगे कि किसी एक, सभी एग्री हो जाएंगे, तो मैं एक चार्ट दे करके किसी का भी समझा दूंगा। मेरे कोई दिक्कत नहीं है किसी के भी चार्ट से। अब आगे चलते हैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए। जो हमारा D1 का 12th हाउस होता है, इसको कहते हैं उपपद लग्न। उपपद लग्न, ये हमारे को मैरिड लाइफ के लिए देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये D1 चार्ट लेते हैं, मान लीजिए किसी का ये टॉरस लगन है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। मान लीजिए ये जो मंगल है वो यहां बैठा हुआ है। 12th हाउस लॉर्ड है ना, 12th हाउस लॉर्ड, ये उपपद लगना हम निकाल रहे हैं। तो 12th हाउस लॉर्ड अपने से पांचवा बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5। तो यहां से हमें आगे चलना है 5 घर, 1 2 3 4 5। तो उपपद लगना जो है हमारा धनु निकल आया। एक एग्जांपल लिया, मैं तो कुंडली लगा करके आराम से पढ़ाऊंगा। तो ये धनु जो है हमारा क्या बन गया? उपपद लगना। उपपद लगना हमको ना ईस्ट भी निकालने में बड़ी मदद करता है। द 12th हाउस लॉर्ड ऑफ द उपपद लगना टेल्स यू अबाउट ऑफ योर ईस्ट देवता। अब ये धनु है, धनु से पीछे ये राशि बैठी है, कौन सी? वृश्चिक राशि है। तो हनुमान जी है नॉर्थ इंडिया के लिए, और कार्तिकेय जी हैं साउथ इंडिया के लिए। क्योंकि कार्तिकेय जी हैं वो साउथ इंडिया में मार्स की रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस हिसाब से अपना आदमी कर सकता है। तो हम अपने इष्ट देवता पूजन से कहाँ किस देवता की पूजा करते थे, वो भी हमें आराम से पता लग सकता है इजीली। फिर आगे चलते हैं हम लोग। एक और अच्छी टेक्निक मैं बता देता हूं। अभी हम लोग उपपद लगना पढ़ रहे थे D1 चार्ट से, धनु आया था हमारा उपपद लगना, उपपद लगन हमारा धनु आया था। आप निकाल सकते हैं, मैनुअल है, कुछ भी नहीं है। मैं तो कोई अलग से बनाता नहीं, वहीं से दिख जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना। शुरू में आपको लगेगा थोड़ा सा मेहनत करना, लेकिन बहुत इजी है ये। आप उपपद लगना से 5th हाउस देखिए। अगर यहाँ चंद्रमा बैठा है किसी का, तो ये कहता है कि संतान तो होगी, पर देरी से होगी।
मेरी एक क्लास में बंगाली थे लास्ट टाइम, तो ही कंफर्म दिस टेक्निक, सर हाँ मेरे संतान देर से हुई है। तो ये चीज ये बताती है, आपने D1 वैदिक से थोड़ा कंफ्यूज हो गए, संतान योग है या नहीं है, फलाना ढिमकाना, वहां हमने देखते रहे, लेकिन यहाँ तो इसने हमें एक झलक में बता दिया संतान प्राप्ति तो है पर देरी से है। ये कंफर्मेशन हमें जेमिनी से मिल गया। अच्छा इसमें एक और चीज होती है जेमिनी के अंदर, दशा होती है, दशाएं जो कहलाती हैं उस दशा को कहते हैं चर दशा। मैं चर दशा लगा करके कुंडली से आराम से सिखाऊंगा। चर दशा, चर दशा जैसे मान लीजिए आप 5 वाला लगन ले लेते हैं, लगन ही बदलते रहो, जरूरी थोड़ी है अपने को कोई रटा हुआ फिक्सर थोड़ी है। अब मान लीजिए वृष राशि की दशा आ गई चर दशा के अंदर। अब ये किस हाउस की दशा है? 10th हाउस की दशा है। अब आपको क्या देखना है? आत्म कारक देखना है, अमात्य कारक देखना है। अमात्य कारक जो सेकंड नंबर पर होता है, इट रिप्रेजेंट योर प्रोफेशन। अब मान लो अमात्य कारक जो है वो आपका बैठा हुआ है शुक्र यहाँ पर। अब यहां से कुंडली में दिखने में तो छठे घर में दिख रहा है ये लगन से, पर ये जो आपका अमात्य कारक है इसने अपनी ही राशि को देख लिया। कई बार हमारे पास ऐसी कुंडली आती हैं, हम कहते हैं यार ये कुंडली तो कंडम सी दिख रही है, बंदा राइज कर रहा है, बंदे के पास बहुत कुछ है, बंदा बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है, पर हमें समझ नहीं आ रहा क्यों फैला हुआ है ये। भाई लगन से सॉरी, लगन से देखिए शुक्र छठा बैठा हुआ है, लेकिन अमात्य, बिकॉज इट इज एन अमात्य कारक है, अमात्य कारक है हैविंग ए कोरिलेशन विद द 10th हाउस, तो वो अपनी राशि को देख रहा है। इस वजह से ये जो दशा है वृष राशि की दशा लाभकारी जाएगी। ठीक, तो ये दशाएं कैसे लाभ देंगी हानि देंगी वो अच्छे से मैं बताता हूं। एक और एग्जांपल छोटा सा मैं बताता हूं। यहां इस नाड़ी के, सॉरी नाड़ी कह रहा हूं मैं, इसके अंदर बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर मकर राशि की दशा आई, एक दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं, मकर राशि की दशा हुई, तो मकर राशि जो है वो लगन कुंडली के 5th हाउस से 2nd हाउस है, यानी मारक भाव बनता है, 2nd हाउस है ये, 5th से 2nd हाउस है। तो जब भी छठे घर की राशि की दशा हो तो इंसान को अपने संतान के प्रति चिंता करनी चालू कर देनी चाहिए। देयर कुड बी अ मिस हैपनिंग विद द किड्स, ये संभावना बन जाती है, क्योंकि वो 5वें घर से दूसरे भाव की राशि की दशा है, यानी छठे घर की, अगर हम वैदिक से देखें तो ये मार्केज हो जाएगी उसके लिए। तो संतान के बारे में हमें भी चिंता करनी है। हम लोग क्या है कि वैदिक में देखेंगे 5th हाउस देखेंगे, फिर उसका कोरिलेशन देखेंगे, विल सी इन द D9 chart all other aspect too also, but here we can see with the easily दशा किसकी चल रही है। अब आता है इसके अंदर मैं जो है एक आपको गिफ्ट दूंगा। एक तो ये मैंने चर दशा समझानी ही समझानी है आपको। चर दशा के बाद विश्वतोंद्री दशा आपकी वैदिक में आती है, वैदिक में आपकी विश्वतोंद्री दशा, विश्वतोंत्री दशा, ठीक है जी, ये आएगी। इसका एलसीएम निकालना है मुझे, क्या निकालना है? एलसीएम किसके साथ निकालना है? योगिनी दशा। योगिनी दशा मैं पढ़ाऊंगा पहले आपको, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स। इन दोनों दशाओं में क्या है, किस तरह है संबंध। अब इसके अंदर योगिनी दशा में 8 प्रकार की दशाएं होती हैं, मंगला, पिंगला, धान्य, भ्रामरी, बद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा की होती है। मान लीजिए किसी की भद्रिका की दशा है, भद्रिका का अर्थ होता है बुध, और हमारी विश्वतोंद्री दशा कैसी चल रही है, किस ग्रह से चल रही है,
उसका हम ढूंढेंगे कोरिलेशन और उसमें से सूक्ष्म पीरियड निकालेंगे, सूक्ष्म पीरियड निकालेंगे और ये देखेंगे कि ये मैंने पिछले से शायद पिछली क्लास में किया था, मिस्टर विक्रांत थे, उनकी कुंडली का मैंने सूक्ष्म पीरियड निकाला था, हेल्थ इश्यू बताया था कि आपको हेल्थ में कोई लीनियंसी नहीं करनी, तो ये भी हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको एक तो योगिनी दशा दूसरी मिलेगी और इसका एलसीएम वैदिक दशा से मिल जाएगा और चर दशा भी आपको बताई जाएगी, चर दशा कैसे रिजल्ट देती है। ठीक है, ये क्लास आपका जो स्टार्ट होगा मंडे को स्टार्ट होगा क्लास 8:30 बजे से 9:30 बजे तक के बीच में क्लास होगा और डेली क्लास होगा। 5 क्लासेस का कोर्स है, आराम से हो जाता है, मैं 1 साल से करा रहा हूं, आराम से हो जाता है। दूसरा क्या है कि अभी जो ये डेमो वीडियो YouTube पर अपलोड होगी, सेम फॉर्म में आपको YouTube क्लास मिलेगी जो कि लाइफ टाइम के लिए आपके पास वीडियो रहेगी, कोई ईमेल का झंझट नहीं है, कोई दूसरा किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। आपको आराम से वीडियो जो है 10 साल बाद भी देखोगे, देखना चाहोगे आप देख सकते हो। आपको रिकॉर्डिंग जब मिली, दिन में 10 बार ही क्लास को आप देखिए, क्लास में आके 20 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है, पूछिए। और मैं किसी को म्यूट नहीं करता क्लास में, सब अनम्यूट रहते हैं, डिस्कस करके आगे चलो। नहीं समझ में आया, एक छोड़ 10 बार ही पूछो, जब तक किसी को समझ नहीं आता मैं आगे बढ़ता ही नहीं और ना ही मैं हामी बढ़ता हूं। ठीक है, एक तो ये हो गया सबसे अच्छा पॉइंट जो मैंने बताना भूल जाता हूँ ज्यादातर क्लास के बारे में, फिर मुझे बाद में लिखना पड़ता। हाँ, इसकी फीस तो मैंने बताना भूल गया क्योंकि मेरा कंसल्टेंट पढ़ाने पर ज्यादा रहता है। 2111 है, कोई खास फीस मैंने नहीं रखी हुई है, इजी वे। मैंने फीस इसलिए कम रखता हूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, ना कि मेरा ये उद्देश्य है कि मैं बड़ी फीस लेके 15 क्लास करके पहले उनकी थ्योरी पढ़ाना चालू कर दूं। मैं थ्योरी नहीं, मैं सीधे प्रैक्टिकल पे आ जाता हूं और प्रैक्टिकल से थ्योरी को पढ़ा देता हूं। अब इसी कोर्स को मैं 15 क्लास में कर दूं, अगर मैंने पहले थ्योरी पढ़ानी है फिर मैं प्रैक्टिकल पे आऊंगा धीरे धीरे ना। अपन तो सीधा प्रैक्टिकल से थ्योरी समझाना चालू कर देते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ आ सके। एक ये चीज होती है। ऊपर से मैं एक बहुत अच्छी चीज बता के जा रहा हूं, जिस किसी का भी पुत्र कारक, ठीक है, पुत्र कारक जो होता है वो हमेशा रक्षा का काम करता है, किसी भी राजयोग की पावर को बढ़ा देगा, चाहे वो वैदिक में है चाहे वो जैमिनी के अंदर है। अमात्य कारक के साथ अगर मान लीजिए पुत्र कारक जुड़ा है, जैमिनी कहती है रक्षक है ये, अगर पुत्र कारक है तो प्रोफेशन में वो कभी नीचे नहीं आएगा unless and until having a too much malefic effects। जरूरत से ज्यादा मेलिफिक इफेक्ट है तो बात अलग है, लेकिन ये राजयोग है, राजयोग तो देना उसका धर्म। ठीक है, किसी का कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं और अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। इफ समवन इज हैविंग एनी क्वेरी कैन रेज अ हैंड और डायरेक्टली आस्क अ क्वेश्चन, अगर किसी को लगता है कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी क्लास में इजी वे में पढ़ाता हूँ, कम से कम 2 या 3 बारी। मैंने कुछ वीडियो भी इसलिए डाली थी क्योंकि कुछ लोग मेरे से इंक्वायरी ज्यादा करते हैं, मैं समझ जाता हूँ ही नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास, उसने क्लास नहीं ज्वाइन करनी, जीके इकट्ठी करनी है। तो ये चीज आ जाती है बड़ी अच्छे से इजीली समझने से और आपको मास्टरी मिल जाती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर जेमिनी से, ये श्योरिटी मैं दे देता हूं सबको। चलिए ठीक है, किसी का कुछ है तो मुझे बताइएगा, नहीं तो वी आर वाइंडिंग अप द क्लास। हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सर जो उधर अपना ग्रुप में पेमेंट डिटेल डाल दीजिएगा। हाँ सर, मैं डाल देता हूँ सर।